नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट को संशोधित करने के आदेश पारित किए हैं, चोरी चुपके एनआरसी को लागू कर दिया है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनावों से भाग खड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग फुल फॉर्म में आ गया है। फिलहाल यही फुल फॉर्म में आना क्या चुनाव आयोग को भारी पड़ जाएगा? क्या इस बार बिहार में ईवीएम से बड़ा खेला करने की तैयारी है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां चुनाव आयोग फंस गया है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या बिहार का चुनाव फिक्स हो चुका है? आखिर क्यों बिहार चुनावों से ठीक पहले वोटर लिस्ट को संशोधित करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं? सर, आपको बता दें, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा, बिहार की पूरी लिस्ट को अपडेट किया जाएगा और इस वेरिफिकेशन में प्रत्येक मतदाता को बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। तो क्या ये सर एनआरसी लागू कर दिया गया है? पहला सवाल। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि अगर इस कानून के जरिए, एनआरसी के जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा तो क्या मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यकों के वोट कट जाएंगे? सर, बिहार का चुनाव देखिए बहुत क्रूशल चुनाव इसलिए भी है कि अगर बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हार जाती है तो नीतीश कुमार जी अगर डामाडोल होते हैं तो ये सरकार जो सेंटर की है वो भी गिर जाएगी। तो आरएसएस और बीजेपी ने बहुत सारे तरीकों से, और जिसमें सबसे बड़ा तरीका अब तक का चुनाव में वोट चुराने की मशीनों द्वारा चुनाव करा के है, जिसको हमने बहुत बार एक्सपोज भी किया है और काफी हद तक हम उसको आगे भी एक्सपोज करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कुछ प्रेशर जो है भारतीय जनता पार्टी पे है। और दूसरी बात यह है कि इन वोट चुराने की मशीनों से भी तो 20% वोट के आसपास ही चुराए जा सकते हैं। शायद बीजेपी और आरएसएस को ऐसा लग रहा है, लग रहा होगा कि ये सारी धांधलियां, इंक्लूडिंग चुनाव में वोट चुराने की मशीनों द्वारा जो धांधली होती है, वो भी कम पड़ जाएगी बिहार में। तो उन्होंने एक नई एक्सरसाइज की है जो एक पंथ दो काज की तरह उनके लिए साबित होगी कि जो मुद्दा उन्होंने काफी मजबूती से नहीं, फिर भी थोड़ी मजबूती से झारखंड में उठाया था, दूसरी जगह वो उठा रहे थे, असम में उठाया था 1997 से लेकर आज तक, और जिसके लिए देश में 2020 में बहुत बड़े एजिटेशन हुए थे, जिसका खुद मैं बहुत बड़ा हिस्सा था। तब सरकार को बैकफुट पे जाके एनआरसी वापस लेनी पड़ी थी। तो अब एक पंथ दो काज करके ना सिर्फ मुस्लिम और एससी, बल्कि आप लोगों को ये पता होगा कि आरएसएस के पन्ना प्रमुख और आरएसएस का जो जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, उसको एक एक घर का, एक एक बूथ का ये पता होता है कि कौन व्यक्ति किस तरफ, कौन सा परिवार किस तरफ वोट देता है। तो ये उस पर वो नजर रखते हैं। तो चुन चुन के इस प्रक्रिया में वोट काटे जाएंगे किन लोगों के, जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। ये पूरी धांधली करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है। जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत पुलिस का है, ये काम चुनाव आयोग का है ही नहीं, ना उनके पास शक्तियां हैं। और ये प्रेस नोट, ये जो ऑर्डर चुनाव आयोग ने निकाला है वो धारा 21 के तहत निकाला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और धारा 21 जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कंटिन्यूअस होती है चुनाव के अधिकारी से, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स उसको लगातार करते रहते हैं, उसके लिए उन्हें अलग से पैसे भी मिलते हैं। उनका काम करने का था ये, लेकिन एक्सरसाइज बीएलओ द्वारा कराई जा रही है, जिनकी कोई प्रावधान इस पूरी किताब में या भारत के इस संविधान में कहीं नहीं है। इन्हीं दो जगह से इनको पावर आती है ना, तो इसका कहीं भी प्रावधान ना संविधान में, ना इस किताब में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, ना चुनाव आयोग के जितने भी खुद के मैनुअल और गाइडलाइंस जारी किए गए उसमें है ये एक्सरसाइज तो वो करने जा रहे हैं। अब ये एक्सरसाइज तो रेगुलर साल भर होती है, तो अब ये नई तरीके से करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? चुनाव आयोग ने उसका भी एक बहुत बढ़िया बहाना दिया है
कि जो इंटेंसिव रिवीजन ऑफ बिहार वो करने जा रहे हैं, वो आखिरी बार 2003 में हुई थी। हाँ, तो इसका मतलब ये 2003 के बाद जितने चुनाव हुए आज तक, वो सब झूठे मतदाताओं से हो गए, मतलब नकली मतदाताओं से हो गए, या चुनाव की जो वोटर लिस्ट थी वो ठीक नहीं थी, क्या ये चुनाव आयोग कहना चाह रहा है? लेकिन और अब सबसे बड़ी बात है सर, इसी वोटर लिस्ट के जरिए 2024 के अभी लोकसभा चुनाव हुए, तब तो आपने उसको वैलिड करार दे दिया, और अब आप कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओगे तभी तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा। आधार सर, आधार इन्हीं का लॉन्च किया हुआ है और आधार हर जगह चलता है, लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा सर। मैं इस कार्य को जो चुनाव आयोग के अधिकारी करने जा रहे हैं उसको पूरी तरीके से अपराध मानता हूं। ये अपराध है जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, और हमने कर भी रखी है, उस पर मैं अभी आऊंगा। तो जो ये वोटर आईडी कार्ड है, यानी कि आपके वोट देने की ताकत जो है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धारा 326 के तहत जो भी सिटीजन है, उस जो 18 साल का सिटीजन हो गया, उसको वोट देने का अधिकार है। तो और अगर उसके ऊपर कोई जो बंदिशें हैं, जो आर्टिकल 326 में ही लगाई गई हैं कि अगर उसका दिमाग ठीक नहीं हो वगैरह वगैरह, तो वो वोट नहीं दे सकता। लेकिन जो व्यक्ति भी वोट दे सकता है, वो इस बात की सबसे बड़ी गारंटी है कि वो सिटीजन है। बिल्कुल सर। तो सबसे अच्छा और मजबूत डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप का और एज का कि वो 18 साल से ऊपर है, और सिटीजनशिप का सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है इलेक्शन का जो वोटर आईडी कार्ड होता है जी। अब वोटर आईडी कार्ड के अंदर जो एज लिखी हुई है, चुनाव आयोग का मतलब उसकी एग्जैक्ट डेट जानना नहीं है, ये उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो 18 साल से ऊपर है या नहीं है, इतना जानना है। तो ये वोटर आईडी कार्ड या वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, उसका नाम काटने का जो प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन 22 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, एक बार फिर उसमें आती है ताकत, और किसी तरीके से ये चुनाव का नाम काटने की ताकत आती नहीं है। और खास तौर पे ये जो 1987 का जिक्र किया गया है इसमें, और 2003 का, वो सारी चीजें ये दूसरे एक्ट में आती है, सिटीजनशिप एक्ट में, उसमें चुनाव आयोग का कोई लेना देना ही नहीं है, सेक्शन 3 में आती है। तो इसीलिए ये चुनाव आयोग के लोग जो हैं, जो भी जाएंगे, मैं सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी कह रहा हूं और सब नागरिकों से ये कह रहा हूं, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है जो बीएलओज आपके पास आएंगे उनको उनका फॉर्म भरने की और उनको फॉर्म भर के देने की, सीधा मना कर दें। उसकी दो वजह है, एक तो कानूनी रूप से बीएलओज को कोई ताकत ही नहीं है, ठीक है, बीएलओज को ही ताकत है इसकी ताकत। दूसरा, ये एक्सरसाइज तो हो चुकी है ना, वोट काटने की एक्सरसाइज का तरीका इस तरीके से है ही नहीं, सर्वे करके बिल्कुल नहीं है। सर तेजस्वी यादव ने इसका जिक्र भी किया है कि वहां पर बाढ़ आई हुई है, गरीबों को, मुसलमानों को और जो दलित हैं, वंचित हैं, उनके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, ये तो वोट काटने की प्रक्रिया है। ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि ये लोग जीत तो पाते नहीं है बंगाल में, और बंगाल में 26% मुस्लिम वोट बैंक है, ये वोट काटने के लिए खेल किया गया है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 20% खेला ये लोग ईवीएम से करते हैं, अब बिहार में हारने की ज्यादा आशंका है तो ज्यादा बड़ा खेला होने वाला है। सर ये जो खेल हो रहा है, और इस खेल में जो चुनाव आयोग खुलकर सामने आ गया है, और जिस तरीके से चोर दरवाजे से एनआरसी को लागू किया जा रहा है, आपको क्या लगता है सर, क्या चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है? पहला सवाल। और दूसरा सर, अगर चुनाव आयोग ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है तो बिहार का चुनाव आगे किस तरफ जाने वाला है सर? देखिए, निश्चित तौर पे ना सिर्फ अपने अधिकार क्षेत्रों से, मैंने अभी आपको सारे प्रावधान भी बताए हैं, उनसे बाहर जा रहा है, बल्कि अपराध करने की श्रेणी में उतर गए हैं, वो अपराधी बनने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन इसका सलूशन क्या है? इसका आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, इसका नतीजा क्या होने जा रहा है? 100% बिहार का चुनाव एनडीए जीतने जा रही है, 100%। और उसके बाद बंगाल का भी। बिहार में इस समय अगर न्यूट्रल चुनाव हो जाएगा मतपत्र के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक एक कैंडिडेट को जमानत बचानी भारी पड़ जाएगी। ये बिहार की वास्तुस्थिति है।
भले ही प्रशांत किशोर साहब को वोट काटने के लिए उतार दिया हो या जितने भी हथकंडे अपना ले, आरएसएस और बीजेपी चलने वाले नहीं है। हाँ सर, बिहार में कितनी हालत खराब है तो सर तभी पता चल गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से लेकर रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। सर आपको क्या लगता है, एक सवाल सर सबसे महत्वपूर्ण ये खड़ा होता है कि लोग महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, तब देने के लिए तैयार नहीं है जब चुनाव आयोग ने खुद कह दिया कि हम कांग्रेस को डिजिटल वोटर लिस्ट सौंप देंगे। अभी तक सर वोटर लिस्ट नहीं दी गई है, जबकि राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कब देंगे। और सर वो जो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं उसको भी देने के लिए लोग तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट जारी नहीं हो रही है, बिहार की वोटर लिस्ट बदली जा रही है, संशोधित की जा रही है। आपको क्या लगता है सर, महाराष्ट्र में जो वोटर लिस्ट का खेल फंस गया है उस खेल से निकलने के लिए बिहार में पहले ही तैयारी कर ली गई है? सर देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज हो, सब में स्लीपर सेल्स हैं, और वो स्लीपर सेल्स अब मुझे लगता है ये महाराष्ट्र का केस हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ताकि हम लोगों के जो जेन्युइन लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं उसके राह में रोड़े अटकाए जाएं। देखिए, इस समय चुनाव बिहार का है या महाराष्ट्र का है? बिहार का है ऑब्वियसली सर। और लड़ाई किसके लिए कर रही है कांग्रेस पार्टी की ईगल ग्रुप और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के। बिल्कुल। अभी ये गारंटी तो मैं ले रहा हूं कि मैं हरियाणा की भी सीसीटीवी फुटेज, बाकी चीजों की तो गारंटी ले नहीं रहा, और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो डिजिटल वोटर लिस्ट है, मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। लेकिन अभी हमें ध्यान कहाँ लगाना है कि बिहार का चुनाव, अगर जो जीता हुआ चुनाव है वो हार गए हैं तो उसमें ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाने के लिए भी केस तो हम खुद डाल रहे हैं। मैं आपको बताया था ना, केस हम डाल रहे हैं। हमने बिहार के इलेक्शन के लिए ऑलरेडी, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद या उससे भी पहले हमने केस डाल दिया है। हमने एफआईआर कराने के लिए केस डाल दिया, क्योंकि ये अपराध है इस तरीके से वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना। पहले से भी कर रहे थे आरएसएस के लोग और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर, और उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और इंडस्ट्रियल तरीके पे करने का ये तरीका है। बिहार में जो मैंने स्टेटमेंट आज पढ़ी है, 37% जो बता रहे हैं, 37%, ये इंडिया गठबंधन के सब लोग लीडर्स ध्यान से सुन लें, 37% वोट जो है उसमें बता रहे हैं कि वो उसको ठीक किया जाना आवश्यक है इस एक्सरसाइज के जरिए। ये आज की खबर है। और तो इस पे हमने केस डाल रखा है, और क्रिमिनल एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम अदालत में भी गए हुए हैं, और हम बिहार में भी केस डालने वाले, और बिहार में आंदोलन भी शुरू करने वाले। अगर बिहार में सड़क पे आके आंदोलन नहीं किया तो एनडीए चुनाव ये जीत गई, कोई ताकत नहीं रोक सकती। बावजूद इसके जीत जाएगी कि जनता उनके खिलाफ पूरी ताकत लगा के उनको हराने के लिए वोट देगी। ये मेरा मानना है। अब वो कितना इस पे आगे कदम बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, और जिस तरीके के दावे आप कर रहे हैं वो जमीन पर भी दिखाई दे रहा है, सर्वेस में भी दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट में भी दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये है कि मोदी जी की रैली में सन्नाटा है, दूसरा ये है कि अमित शाह ने अपने बिहार के दौरों को कैंसिल कर दिया है, चुनाव आयोग खूटा गाड़ के बिहार में बैठा हुआ है, खेले पर खेला। और सबसे बड़ा खेला तो ये निकल कर सामने आ रहा है कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक तरीके से चोर दरवाजे से एनआरसी को लागू करके वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने का जो आदेश पारित कर दिया है, जाहिर है कि ये खेल सबसे बड़ा, मतलब कि ईवीएम से भी बड़ा खेल साबित होने वाला है। फिलहाल आपने जो जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 4 PM पर आने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा। उन्होंने दावा किया है कि किस तरीके से बिहार में ईवीएम से तगड़ा खेल सेट हो चुका है। एक तरफ बिहार चुनावों में खेला करने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में चोरी चुपके एनआरसी लागू करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। फिलहाल बिहार के चुनावों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, इतना तो साफ है कि बिहार का चुनाव फंस चुका है। फिलहाल इस पूरी बातचीत पर, इस खुलासे पर आपको क्या लगता है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हालत है, बिहार के चुनावों में किसका पल्ला भारी है?
जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।